हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 5। जैसे कि लेक्चर नंबर 4 में हम क्या डिस्कस कर चुके थे, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और हमने कितनी कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस की थी? ओनली 3 कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम डिस्कस किया था हमने। जैसे कि कौन कौन सी थी? वो परसेंटेज वेट बाई वेट थी, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम थी, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम थी। ये 3 कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कोई हमने रटाने का काम नहीं किया था, कोई भी फार्मूला नहीं रटाया था। ठीक है, उससे ही रिलेटेड कुछ टॉपिक और थे जो कि छूट गए थे, तो हमने सोचा कि लाइए इसमें थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। और 3 कंसंट्रेशन टर्म आज हम फिर और पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। कोई फार्मूला रटवाने का काम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 कंसंट्रेशन टर्म के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। पहली कंसंट्रेशन थी वेट बाई वेट। मान लीजिए आपके न्यूमेरिकल में अगर 25% HCl बाई वेट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? जबकि हमने बताया था, अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 4 पढ़ा होगा तो आपको इसका मीन्स पता होगा, क्योंकि हमने केवल परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब बताया था। वेट बाई वेट का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमने क्या बताया था। 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 मतलब सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना डिजॉल्व है, इसका मतलब ये होता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमने केवल क्या है, डिजिट का यूज़ कर लिया है। कितने? 25% HCl बाई वेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई बता सकता है? इसका मतलब क्या है? सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम सोल्यूशन का मास है, उसमें सोल्यूट का मास कितना है? 25 ग्राम। ये क्या है? 25 ग्राम क्या है? 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का मास है, उसमें सोल्यूट का मास कितना डिजॉल्व किया गया है? 25 ग्राम। इसका मतलब क्या है? ये है। अगर न्यूमेरिकल में ये लिख के आ जाता है तो आपको समझ जाना है इसका मतलब क्या है। 25% HCl बाई वेट। इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना है? 25। सोल्यूट इसमें क्या है? ये क्या है? HCl हमारा क्या है? यहाँ पर सोल्यूट है। ये कितना डिजॉल्व किया गया है? 25 ग्राम। और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म हमने परसेंटेज वेट बाई वेट के बारे में भी डिस्कस किया था, इसे भी अभी हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल इसी तरह। लेकिन चलिए जरा अगर हमने आपसे पूछ लिया परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सोल्यूट बताइए, तो क्या बताएंगे आप? कोई बता सकता है आप क्या बताएंगे? हमने क्या समझाया था फॉर्मूले में? 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना डिजॉल्व है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक कर दिया है, सोल्यूट के बारे में पूछा है, तो हम क्या बताएंगे? 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट का मास आपको बताना है। 100 ग्राम सोल्यूशन के मास में आपको सोल्यूट का मास बताना है। सोल्यूशन का मास कितना है? तो यहाँ पर किसका मास होगा? मास ऑफ क्या होगा? सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन होगा। और यहाँ पर किसका मास? जिसका पूछा जाएगा उसका ऊपर होगा मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सोल्यूट। अगर पूछा जाए तो इस तरह फाइंड करेंगे। अगर परसेंटेज आपसे पूछा जाए परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इतना तो सेंस रखते ही हैं कि आप क्या बता सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह है। इसमें परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या है? 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्वेंट का मास कितना डिजॉल्व है? 100 ग्राम। मतलब जिसका पूछा जाएगा वो क्या होगा? ऊपर होगा। मास ऑफ क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन। कितने में फाइंड किया जाता है परसेंटेज वेट बाई वेट का? इसका मतलब 100 ग्राम में आपको फाइंड करना है। सोल्यूशन का मास कितना दिया होगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम सोल्यूशन के मास में सॉल्वेंट का मास आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसे क्या कहते हैं? परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया दूसरा फार्मूला। जबकि इसका सिंपल फार्मूला अगर केवल परसेंटेज वेट बाई वेट कहता है तो आपको पता है कि जिसका भी पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा, जिसका भी पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा। लेकिन परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब सिंपल सा फार्मूला हमने क्या बताया था? यहाँ पर क्या होता है? सोल्यूट का मास होता है। ये इसका मतलब क्या है? इसका परसेंटेज वेट बिना पूछे परसेंटेज वेट बाई हमने क्या बताया था? परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या? 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना डिजॉल्व है, तो वही था। यहाँ पर क्या था? मास ऑफ सोल्यूशन था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था, ये था।
अब इसी में हमने सल्यूट लगा दिया तो यहाँ पर सल्यूट का मास है, जबकि देखिए बिना पूछे भी सल्यूट ही लिखा गया था। यहाँ पर सॉल्वेंट लगा दिया तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ये 3 सिंपल से फार्मूले थे। रफ को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम रफ करने जा रहे हैं। ये हमने कल आपको डिटेल में थ्योरी जब इसकी क्या परसेंटेज वेट बाई वेट के बारे में हम समझा रहे थे, जब हमने आपको बताया था। ये तो हमने इसका क्या बताया है, किस तरह इसका न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाएगा। अगर परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सल्यूट लिखा हो, परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा हो, तो इसका किस तरह फार्मूले में यूज़ किया जाएगा वो हमने आपको बताया है। चलिए बच्चों देखिए हमने इसको रफ कर दिया है। अब आगे डिस्कस करते हैं। एक कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हमने कल और बताया था, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 100 ml ऑफ सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml दिया है। उसमें आपको सल्यूट का वॉल्यूम को फाइंड करना है, तो उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप कहीं पर लिखा है 29% H2SO4 बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा आप लिख सकते हैं 29 क्या है, 29 क्या ml, ये भी ml में, ये भी ml में, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ml में है, तो इसका मतलब 25 क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम लिखेंगे, जो वॉल्यूम किस में है, ml में है, ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व लिख लीजिए, चाहे डिजॉल्व इन, ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। ये देखिए हमने लिख दिया है। और जैसे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का हमने फार्मूला क्या बताया था कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका लिखेंगे, सॉल्यूट लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने इसका फार्मूला समझाया था, ठीक है, ना कि केवल लिखवाया था। अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बाई सल्यूट, तो आप क्या करेंगे, कोई बता सकता है क्या करेंगे आप, परसेंटेज वॉल्यूम बाई सल्यूट, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर क्या किसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ, जिसका पूछा जाए वो ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट लिख दीजिए, पहले वॉल्यूम ऑफ सल्यूट लिख दिया हमने, ठीक, 100 से मल्टीप्लाई तो किया ही जाएगा, ठीक, और यहाँ पर क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप परसेंटेज वॉल्यूम बाई सॉल्वेंट पूछा जाए, क्या सॉल्वेंट, इसको कैसे लिखेंगे, जिसका पूछा जाए वो ऊपर रहेगा, क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये अपॉन है, यहाँ तो ये सब तो कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। हमने ये आपको समझा दिया, ठीक है। उस दो ये दो कंसंट्रेशन के टर्म के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट थे वो बताने थे, जो कि हमने बता दिए। एक बेसिक पॉइंट और क्या, परसेंटेज, ये क्या, हाँ ये भी हमें आपको बताना, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसको भी बिल्कुल इसी तरह समझाना है, जो कि हम कल फार्मूला बता चुके हैं, समझा चुके हैं। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम इसे भी रफ कर देते हैं, फिर आगे समझाने के लिए हमें जगह चाहिए बोर्ड पर। इसमें एक बात ये देखिए, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एरो का साइन लगाया है, ये इसके लिए नहीं बताया है हमने, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये हमने ये नहीं बताई, ये एक अलग चीज़ है, ये क्या है, ये अलग है। ये हमने अगर समझाया आपको तो ये है, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में समझाया है। अभी इसके बारे में समझाना बाकी है, ये डिफिनेशन तो हम इसके बारे में समझा चुके हैं, बस इतना बताना है आपको थोड़ा सा और, बस चलिए नोट करिए, बस हमें बताना था कि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हमने देखिए रफ कर दिया है। अब हमारी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म में क्या बची, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसको हम क्या, वेट बाई वॉल्यूम को क्या क्या कभी कभी स्ट्रेंथ भी लिख दिया जाता है। अगर कहीं पर स्ट्रेंथ लिखा तो समझ जाइए कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए आइए, इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था, मान लीजिए आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, उसमें सल्यूट का मास जितना भी डिसॉल्व होगा वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आ गया ना। चलिए आइए इसको भी लिख लेते हैं। आइए इसका थोड़ा सा बेसिक ये भी, अगर कहीं पर 70 लिखा है, सॉरी 70 लिखा है, 70 लिखा है, तो 70% स्ट्रेंथ लिखा है, तो इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है। चलिए आइए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये क्या होगा, ये पर वेट है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये समझिए ये क्या बता रहा है, यहाँ पर सल्यूट है, सल्यूट लिख देते हैं। मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर तो लिखा लिया HNO3 मान लेते हैं, ठीक है, हमने ये मान लिया। इसके मानने के बाद अब जिस तरह हमने ये दोनों को लिखा है, इसी तरह अगर आप बता सकते हैं कि इसका मीन क्या है, आप यहाँ पर तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि हमने जिस तरह इन दोनों को लिखा है, इसी तरह आप इसको लिख कर बताइए कि यहाँ पर मतलब क्या है। हम वेट करते हैं, देखते हैं आप लोग कमेंट कर पाते, लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, लिख के बताइए प्लीज़। चलिए आइए, देख लिया होगा आपने, अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अब ऐसे तो
कोई रिस्पॉन्स तो जब भी पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे कि आप लिख पाएँ कि नहीं लिख पाएँ। चलिए आइए हम देखते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे जैसे यहाँ पर वेट है, यहाँ पर वैल्यूम है। तो यहाँ पर क्या है, सल्यूट क्या है, HNO3 है। तो यहाँ पर सल्यूट कितना है, यहाँ पर 70 ग्राम क्या है, 70 ग्राम ऑफ सल्यूट, 70 ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। ये हमने यहाँ पर देखिए प्रेजेंट लिख दिया, यहाँ भी प्रेजेंट लिख दिया और नीचे भी प्रेजेंट लिख दिया, डिजॉल्व हटा के। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं लेकिन हमने लिख दिया, सही है। ठीक है, तो चलिए आइए, हमने ये आपको लाइन का मतलब, अगर कहीं भी न्यूमेरिकल में 3 लिख के आ जाए तो आपको समझ जाना है, देखते ही आपको बताना है कि इसके में सल्यूट का अमाउंट क्या है और सोल्यूशन का वैल्यूम क्या है। ये सब क्या है, ये सल्यूट है। सल्यूट यहाँ पर क्या है, HNO3 है। ये देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर सल्यूट क्या है, H2SO4 है। क्या है, H2SO4 है। ठीक, ये हो गया सल्यूट, ये हो गया सिंपल सा मीनिंग। और हमने इसका फार्मूला क्या बताया था, कोई बता सकता है इसका फार्मूला हमने क्या समझाया था, क्या समझाया था, परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम का फार्मूला हमने क्या बताया था, वेट ऑफ सल्यूट। ठीक, और हमने नीचे क्या लिखा था, वैल्यूम ऑफ सल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सल्यूशन, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ये हमने इसका फार्मूला बताया था। ठीक है, लेकिन अगर पूछे आपसे परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम, ठीक है, पूछे ऑफ सल्यूट, स्पेसिफिक नेम अगर लिख के दे दे तो समझ जाइए। तो यहाँ पर वेट ऑफ किसका होगा, बिल देखिए मेन फार्मूले में तो सल्यूट आ ही जाता है, आ जाता है, लेकिन अगर वो नेम दे दे, नाम लिख कर दे दे कि आपको वेट बाय वेट, तो और अच्छी बात है। वेट नहीं, वेट बाय वैल्यूम ऑफ सल्यूट क्या फाइंड करना, तो और अच्छी बात है। उसमें क्या, उसमें तो वही है, जो फार्मूला था वही होगा, वेट ऑफ सल्यूट होगा और क्या होगा, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल जो फार्मूला था वही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सॉल्वेंट पूछा जाए तो, अगर परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पूछा जाए तो हमने क्या बताया था, अगर सॉल्वेंट पूछा गया है तो उसका मास ऊपर आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये देखिए। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, कितना सिंपल सा है, कोई रटाने का काम नहीं किया गया। ये हम बता रहे हैं, इसका मतलब ये अलग लाइन है। ठीक है, नीचे का फार्मूला अलग है, ऊपर का फार्मूला अलग है, ये बताया गया है। ठीक है, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। वैसे तो इसमें कोई नोट करने वाली चीज़ नहीं, हमने सब डिटेल में समझाया है। अब आई न्यू कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारी ये 3 कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल हाँ, फिर न्यूमेरिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए इसको भी हम रफ करने जा रहे हैं, जरा नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें रफ करना है, हमें स्पेस चाहिए बोर्ड पर। चलिए बच्चों, ये देखिए हमने लिख दिया बोर्ड पर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को हमने बोर्ड पर छोटी सी डिफिनेशन लिखी है। इसे आइए समझते हैं कि आखिर किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आखिर किस तरह फाइंड करेंगे, आखिर होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इधर रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, आप देख सकते हैं किसका रेशियो है। मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, क्या किसी भी कंपोनेंट के मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल का जो मोल होते हैं उससे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आता है, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाता है। मोल फ्रैक्शन क्या रेशियो होता है, किसी भी कंपोनेंट का टोटल, किसी भी कंपोनेंट के जितने भी मोल हैं। मान लीजिए हम ये जो हमारा ये एक हमने सोल्यूशन बनाया है, वो सॉल्यूशन कैसे बनता है, आपने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स कर दिया तो हमारा एक सोल्यूशन बना। मान लीजिए सॉल्यूट का मास कितना है, W भी, सॉल्वेंट का मास है W है, तो सोल्यूशन का मास इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो आपने देखा जो हमारा ये सॉल्यूशन बना है, कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। ऐसा सॉल्यूशन है जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमने देखा अगर आप मान लीजिए इसमें से किसी एक कंपोनेंट का क्या मोल फ्रैक्शन आपको बताना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट के जितने भी मोल हैं और टोटल उस सॉल्यूशन में जितने भी मोल है उनका जो रेशियो होता है वही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। हम एक बार और रिपीट कर सकते हैं, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। किसी भी सॉल्यूशन में जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट के मोल को अगर आप क्या करते हैं, टोटल मोल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। टोटल
टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। आइए इसको अगर हम मान लीजिए आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? तो चलिए, तो हमने क्या बताया, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसके मोल और टोटल जितने मोल होते हैं उससे डिवाइड कर दिए, तो उस कंपोनेंट का क्या होता है? मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाता है। तो हमें यह मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई ए, ये तुमने सॉल्वेंट है, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन की बात हो तो यहाँ पर बी लगा देंगे, ठीक है। अगर सॉल्वेंट, यहाँ पर हटाइए, इसको हटाइए, ये लगाया। अगर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन की बात करें मतलब यहाँ पर ए लगा देंगे। इसे क्या पढ़ते हैं? काई पढ़ते हैं, काई। और अच्छी तरह से हम इसे बना सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो होता है। जिस भी कंपोनेंट के मोल का फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, उस कंपोनेंट के मोल को यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर उस कंपोनेंट के मोल को लिखेंगे। तो यहाँ पर किसके मोल लिखेंगे? सॉल्यूट के मोल लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल जितने भी मोल, टोटल कितने मोल होंगे? सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, टोटल मोल, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों के मोल को ऐड करने पर हमें सॉल्यूशन के मोल फाइंड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन के मोल भी लिख सकते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका हमने फाइंड किया? सॉल्यूट का। इसे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्यूट को मोल को अगर आपको दिखाना है तो सॉल्यूट के मोल को आइए हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं। मान लीजिए आपको सॉल्यूट का क्या हुआ? मास दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का आपको मोलर मास आपको क्या होगा? उसका मोलर मास क्या होगा? मोलर मास क्या होगा उसका? मान लीजिए सॉल्यूट का मोलर मास क्या है? mb है। सॉल्वेंट का मोलर मास हमने मान लिया कितना है? ma है। अगर हमें मोल निकालना है, सॉल्यूट के मोल निकालना है, तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, गिवन मास। सॉल्यूट का जितना भी मास दिया उसके मोलर मास से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो उसके सॉल्यूट के मोल आ जाते हैं। अगर हमें सॉल्वेंट के मोल की बात करें, सॉल्वेंट के मोल, तो सॉल्वेंट का जितना भी मास दिया हुआ और उसके मोलर मास से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होता है? सॉल्वेंट के मोल आ जाते हैं। ये होता है, हम ये जो फार्मूला है ये 11th क्लास में मोल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। हमने सॉल्यूट के मोल भी निकाल लिया, सॉल्वेंट के मोल भी निकाल लिया। तो यहाँ पर हम पहले सॉल्यूट के मोल रखते हैं। सॉल्यूट के मोल क्या है? NB। सॉल्वेंट का ये, हाँ, NB सॉल्यूट का। और तो टोटल मोल क्या है? इन दोनों के मोल को अगर हम ऐड कर दें, टोटल मोल, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। तो ये हमारा हो गया फार्मूला, सिंपल सा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस हमें चाहिए फिर रफ करने के लिए। देखिए हमने रफ नहीं किया है, हम इसी में समझा देते हैं आपको। देखिए हमने यहाँ पर क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में बता दिया, इसका फार्मूला समझा दिया, किस तरह फाइंड किया जाता है, मोल किस तरह निकाले जाते हैं, वो भी हमने डिटेल में। अब मान लीजिए आपसे आगे अगर आपसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताइए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्वेंट पूछा जाए तो आप बताइए क्या क्या कर सकते हैं? सॉल्वेंट पूछा जाए तो किसके मोल यहाँ पर लिखे जाएंगे? किसके मोल? सॉल्वेंट के मोल लिखे जाएंगे। किसके? सॉल्वेंट के, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल ही आएंगे, तो यहाँ पर किसके मोल आएंगे? सॉल्वेंट के क्या आएंगे? मोल आएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर काई आएगा, ए आएगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसकी बात? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात की जा रही है, तो ए किसके बता रिप्रेजेंट करता है? सॉल्वेंट को। तो यहाँ पर किसके मोल आएंगे? सॉल्वेंट के मोल आएंगे। ये हुए सॉल्वेंट के मोल प्लस अपॉन टोटल मोल का जो रेशियो होता है। किसी भी कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट सॉल्वेंट कंपोनेंट की बात हो रही है तो इस कंपोनेंट के मोल है प्लस टोटल नंबर ऑफ जितने भी मोल है उसका जो रेशियो होता है वो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसे भी आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम इसे रफ कर देंगे, फिर इसके बाद देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बच्चों देखिए हमने रफ कर दिया है और हमने जो अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला वो हमने यहाँ पर लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट निकाला वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए देखिए हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। आइए इन दोनों के जो मोल फ्रैक्शन दिए उनको ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, देखते हैं सम करने पर क्या आता है। तो हमने क्या करा, मोल फ्रैक्शन ये क्या है सॉल्वेंट का प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दोनों को हमने ऐड किया। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या है यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए जो काई है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, इसके मोल प्लस टोटल मोल, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, बीचों बीच में प्लस लगाना, फिर इसके मोल अपॉन टोटल मोल। आइए इनका नीचे वो ले लेते हैं एलसीएम, देखते हैं हमने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर क्या आएगा Na प्लस Nb आएगा।
ठीक है, फिर हम यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन, तो आपको आती होगी, इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर Na प्लस NB, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गई, ये यहाँ पर आया 1। ओके, देखिए सिंपल। आपने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा जब काई ए प्लस काई बी का जब हमने सम किया, मोल फ्रैक्शन का सम किया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम किया, तो क्या आया, 1 आया। तो आपको ये हमेशा अपने माइंड में रखना पड़ेगा, अगर आपका सोल्यूशन क्या है, 2 कंपोनेंट से बना है, तो उन दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, उन दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये तो 2 कंपोनेंट का था, ठीक है। अब मान लीजिए अगर 3 कंपोनेंट होते हैं, अगर मान लीजिए 3 कंपोनेंट होते हैं, काई ए काई बी प्लस काई सी, 3 कंपोनेंट होते तो उनकी मोल फ्रैक्शन का सम भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। अगर सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन है तो 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा 1 होगा। अगर आपका सोल्यूशन टर्नरी सोल्यूशन है तो उनके जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसे भी नोट कर लीजिए, हम इसे रफ कर देते हैं। बच्चों आगे समझते हैं, जैसा कि हमने जो पहले समझाया था उसी को बोर्ड पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। हमने क्या बताया था, सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन ऑलवेज इक्वल 1, ठीक है, इक्वल 1। मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए आपके पास बाइनरी सोल्यूशन है तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। मान लीजिए आपके पास टर्नरी सोल्यूशन है तो उनके मोल फ्रैक्शन का क्या होगा, सम क्या होगा, 1 होगा। आपको हमेशा ही अपने माइंड में रखना होगा। जैसे कि मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर सोल्यूट का मास दिया हो और उसका मोलर मास से आप डिवाइड कर देते तो उसके मोल आ जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या मास की बात हो रही है, मास जितना ज़्यादा होगा मोल उतना ही ज़्यादा होंगे। सॉल्वेंट का मास जितना ज़्यादा होगा, सोल्यूट या सॉल्वेंट में से दोनों में से जिसका भी मास ज़्यादा होगा उसके मोल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आपने जो मोल निकाला वो किसकी हेल्प से निकाला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास की हेल्प से निकाला है। तो ये क्या होते हैं, मास होते हैं। मास क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, बस वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मास किसी भी स्पेस हो, कहीं भी चले जाइए आप, जम्मू कश्मीर चले जाइए, किसी भी और भी ठंडे स्थान पर चले जाइए, जहाँ पर क्या होता है, अगर आपका वेट अगर यहाँ पर जितना भी है वहीं वेट वहाँ भी आपका वेट वो सल्यूट का वहाँ भी उतना ही वेट होगा। समझ रहे हैं ना आप। मान लीजिए सल्यूट का वेट यहाँ पर 50 ग्राम है, तो मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर चले जाइए या फिर और उससे भी ज़्यादा ठंडी जगह पर चले जाइए, तो क्या उसका वेट बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। जो वेट उसका यहाँ है वही वेट उसका वहाँ पर रहेगा, वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होने से वेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वही हमने बात यहाँ पर लिखी है। तो मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। पर अगर मान लीजिए वॉल्यूम दिया होता, कोई भी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम आ जाता है, तो वॉल्यूम क्या होती है, स्पेस बदलने पर स्पेस अगर बदल देते हैं, मान लीजिए अभी आप यहाँ बहुत ही गर्म है और एक आप ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो क्या होता है, स्पेस बदलने से या फिर क्या आप स्पेस बदल देंगे। तो स्पेस को बदलने का मतलब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर बदलने की। यहाँ पर टेम्परेचर जितना भी, यहाँ पर हमारा वैल्यूम मान लीजिए XmL है, कुछ भी वैल्यूम हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी ठंडी जगह पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका वैल्यूम चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए, जो वैल्यूम होता है वो वैल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। बहुत सी कंसंट्रेशन ऐसी टर्म आएंगी, कंसंट्रेशन टर्म ऐसे होंगे जहाँ पर वैल्यूम दिया होगा, तो वो क्या होगा, वो कंसंट्रेशन टर्म ऐसी होगी जो टेम्परेचर बदलने पर चेंज हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मास कंसंट्रेशन टर्म में मास की बात की जा रही है तो टेम्परेचर बदलने पर उसकी कंसंट्रेशन टर्म उसकी कंसंट्रेशन टर्म पर टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन भी एक तरह की कंसंट्रेशन टर्म है, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पर, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम की बात नहीं की गई है। जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम की बात की गई है उसी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम पर क्या होता है, वो टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए आइए अब हम एक नई कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में सोल्यूट का जो अमाउंट है वेरी लो कंसंट्रेशन है, उसका जो सोल्यूट है वेरी लो कंसंट्रेशन है ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन में, ठीक है। तो उसे किस में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है, 10 की पावर क्या होता है, 6 होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसे हम ऊपर का रफ कर देते हैं। ऐसे अगर हम पार्ट्स कहीं भी मान लीजिए सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन में सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम है, अप्रोप्रिएट वैल्यू है, मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू है, बहुत ही कम उसकी वैल्यू है, तो उसमें क्या उसकी जो नई कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन में उसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आइए पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला लिख लेते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये हमने लिखा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मान लीजिए पार्ट्स पर मिलियन मतलब आपके पास सोल्यूशन का मास कितना है, 1 मिलियन है। कितना है, 1 मिलियन, मतलब 10 की पावर 6 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन है। उसमें जो सोल्यूट का अमाउंट होगा
उसमें जो सल्यूट का अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। ठीक है, तो चलिए आइए पार्ट्स पर मिलियन हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सल्यूट लिखेंगे। इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन है सल्यूट की, इसीलिए हम इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ किया। अप्रोप्रिएट वैल्यू आती है, सिग्निफिकेंट वैल्यू रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सल्यूशन लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। लेकिन हम ये पार्ट्स पर मिलियन किसी, मान लीजिए आपके सॉल्यूशन का मास कितना है, 1 मिलियन है, मतलब 10 की पावर 6 ग्राम है। उसमें जो सल्यूट का अमाउंट जो प्रेजेंट होता है वो उसकी जो कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड करते हैं। अगर हम 100 ग्राम में फाइंड करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब यहाँ 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 ग्राम में हम फाइंड कर रहे हैं सल्यूट की कंसंट्रेशन को, तो यहाँ से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 6 का, ये 10 की पावर 6 हमें क्या बता रहा है, 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन के मास में सल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट कितना, जितना भी प्रेजेंट हो। 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन में 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना दिया है, 1 मिलियन है। उस 1 मिलियन में सल्यूट का जितना भी मास प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि हम इसे रफ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे बताना है पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास जो सॉल्यूशन का अमाउंट है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो सल्यूट का अमाउंट है वो बहुत ही वेरी 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 लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन है। तो उसमें क्या होता है, और सोल्यूशन का मास कितना है आपका, 1 बिलियन है। कितना है, 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का मास है। उसमें सल्यूट का अमाउंट जितना भी प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाता है, पार्ट्स पर बिलियन कहलाता है। जिस तरह पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला उसी तरह पार्ट्स पर बिलियन का है। इसे हम रफ करने जा रहे हैं क्योंकि हम पार्ट्स पर बिलियन लिखने जा रहे हैं। इसका फार्मूला देखते हैं कि पार्ट्स पर बिलियन का फार्मूला भी क्या होता है, ये होता है। इसमें मास ऑफ सल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर बिलियन की बात होती है 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन का मास कितना है, 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें सल्यूट का जितना भी मास प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर बिलियन कराएगा। उसका मास ऑफ सल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 से ग्राम क्यों मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बिलियन की बात हुई है। ठीक है, तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, हम इसे रफ करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, जैसे कि हमने आज भी छोटी छोटी तीन कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस किया। मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया है, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में डिस्कस किया, पार्ट्स पर बिलियन के बारे में डिस्कस किया। ये भी 3 क्या है, छोटी छोटी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हमने आपको डिटेल में थोड़ा सा बताया, और उसका हमने क्या आपको बताया, फार्मूला भी बताया है किस तरह फाइंड किया गया है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, मान लीजिए अगर आप पार्ट्स पर मिलियन कभी कभी क्या लिखा है, बाई मास लिख के आएगा, बाई वैल्यूम लिख के आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन या मास ऑफ वैल्यूम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पर परसेंटेज बाई मास पूछा जाए या परसेंटेज बाई वैल्यूम पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फार्मूले को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर परसेंटेज बाई वैल्यूम पूछा जाए तो यहाँ पर क्या, परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम पूछा जाए तो यहाँ किसका, सोल्यूशन का वैल्यूम लिखा जाएगा, सल्यूट का वैल्यूम लिखा जाएगा। अगर पार्ट्स पर बिलियन बाई वेट बाई वेट पूछा जाए तो मास ऑफ सल्यूट लिखा जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या मान कर चलिए कि उसने परसेंटेज वेट बाई वेट के बारे में आपसे पूछा है। अगर मान लीजिए पार्ट्स पर बिलियन लिखा है प्लस क्या लिखा है, बाई लिखा है, और वेट बाई वेट लिखा है, तो आप समझ जाइए कि वो क्या पूछ रहा है, वहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सल्यूट होगा, मल्टीप्लाई 100 10 की पावर 9 होगा, अगर बिलियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ना यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वेट भी नहीं लिखा रहेगा, वैल्यूम बाई वैल्यूम भी नहीं लिखा रहेगा, तो वहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि परसेंटेज वेट बाई वेट आपको वो मानना पड़ेगा, आपको अपन डिसाइड करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यहाँ पर इसने किसकी बात कर रहा है, परसेंटेज वेट बाई वेट की बात कर रहा है, किसके टर्म में, पार्ट्स पर बिलियन के टर्म में। ठीक है, बस इतना था हमें डिस्कस करना था। आज हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस किया है। ठीक है, हम अपना वीडियो कंक्लूड करने जा रहे हैं। आने वाले लेक्चर में अभी मेरी कुछ कंसंट्रेशन टर्म और बाकी, जैसे कि अभी मोलैलिटी बाकी है, मोलैरिटी बाकी है, और नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी बाकी है। अभी 4 कंसंट्रेशन टर्म और बाकी है। उन सभी कंसंट्रेशन टर्म को हम लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर मेरा 5 कंप्लीट हो गया क्योंकि लंबा होता चला जा रहा है। हमने आपको बहुत ही धीरे धीरे स्टेप में समझाया है, बहुत ही स्लो स्टेप में, तो आप समझने की कोशिश करिए। सारे फार्मूले को अपने माइंड में पूरी तरह फिक्स कर लीजिए, जब आपको फार्मूले याद होंगे जब भी आप न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आइए, आपको नोट करना है नोट कर लिए, वीडियो कंक्लूड करने जा रहे हैं।